ठीक है जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा यार, ऐसा है कि मुझे ऐसा लगता है कि हम ना पहले स्टोरी समझेंगे, उसके बाद जो मैथ्स इन्वॉल्व होगी ना उसको देख लेंगे, ठीक है। तो आप में से कौन कौन जो है गूगल मैप्स को यूज करता है या कर चुका है? इट्स अ पार्ट ऑफ आवर एवरीडे लाइफ दीज डेज। सही है। तो समझ लो कि जो सामने मैंने ग्रिड बनाया ना, ये समझ लो गूगल मैप्स है। ठीक है। अब जाहिर बात है कि जब भी हम मैप के ऊपर होते हैं तो हमने अपनी लोकेशन बतानी होती है। सो फॉर इंस्टेंस मैं ये कह देता हूं कि मिसाल के तौर पर यहाँ पर मरियम है, ठीक है, और मिसाल के तौर पर यहाँ पर अली है। ठीक है। अब जाहिर है कि ये दोनों अपनी लोकेशन एक दूसरे को शेयर करना चाहते हैं, बट दे नीड टू हैव ए मैकेनिज्म फॉर दैट। ठीक है। वो मैकेनिज्म क्या है? वो मैकेनिज्म ऐसा होना चाहिए कि हॉरिजॉन्टल मूवमेंट भी हम ट्रैक कर सकें और वर्टिकल मूवमेंट भी ट्रैक कर सकें। सिंस ये जो ग्रिड है ये 2D है ना, राइट? तो एक तरफ हमारे पास एक्स एक्सिस है और एक तरफ वाई एक्सिस है। ठीक है। हाँ, कर सकते हैं। अगर फ्लो ना खराब हो तो बिल्कुल माइक्स भी ओपन कर सकते हैं, यानी अगर मैं आप लोगों से कोई सवाल पूछूं तो कर लें। ठीक है। और हम ना थोड़े थोड़े मतलब 5 से 10 मिनट बाद ना ब्रेक लिया करेंगे, फिर आप लोगों के क्वेश्चंस ले लिया करेंगे साथ साथ। ठीक है। अच्छा, तो बात ये हो रही थी कि अब हमें जी एक ऐसा मैकेनिज्म चाहिए जिसकी वजह से अली और मरियम अपनी लोकेशन एक्सचेंज कर सके। तो उसके लिए हम ऐसे करते हैं कि यार ऐसा करो, एक ना हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट डिसाइड कर लो, ठीक है, और एक वर्टिकल डिसाइड कर लो। सही हो गया। और हम कहते हैं कि अच्छा सही हो गया। इमाम, और ये जो राइट साइड है ना, राइट। किसी का माइक ऑन हो गया। हाँ, थैंक यू। अच्छा, ये जो राइट साइड है ना इसको हम पॉजिटिव कह देते हैं, और ये जो लेफ्ट साइड है ना इसको हम नेगेटिव कह देते हैं, क्योंकि ये वाला जो पॉइंट है इन द बिल्कुल मिडल, दैट्स जीरो। ठीक है। तो राइट साइड इज पॉजिटिव एंड लेफ्ट साइड इज नेगेटिव। ठीक है जी। अच्छा, ये हो गया हॉरिजॉन्टल। इसी तरह वर्टिकली स्पीकिंग, ये जो अप है ये हमारे लिए पॉजिटिव काउंट होगा, और ये जो डाउन है ये हमारे लिए नेगेटिव काउंट होगा। ठीक है। तो अब आप लोग खुद ही मुझे बताएंगे कि मरियम की क्या लोकेशन है। क्या मैं कह सकता हूँ कि मरियम इज 1, 2, 3 एंड, एक मिनट, 1, 2, 3 एंड 4 यूनिट्स टुवर्ड्स द राइट? क्या ख्याल है? कहा जा सकता है? इसका मतलब है मरियम जो है 4 यूनिट्स टुवर्ड्स राइट है। ठीक हो गया। और वर्टिकली वो कहां पर है? तो मैं देख रहा हूं कि 1, 2 एंड 3, देयर यू गो, ये 3 यूनिट्स वर्टिकली अप है। तो मरियम की लोकेशन इस मैप के मुताबिक 4, 3 है। अब अली की लोकेशन क्या है? अली की लोकेशन जो है वो हम काउंट कर लेते हैं। सो 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। ठीक है, तो 7 है, लेकिन चूंकि हम लेफ्ट साइड पर जा रहे हैं तो हम इसके साथ माइनस लगा देंगे। सही। और वर्टिकल पोजीशन अब देख लेते हैं। तो ये देखो 1 एंड 2, ये 2 यूनिट्स डाउन है, लेकिन ऑफ कोर्स चूंकि हम नीचे जा रहे थे तो हम -2 कह देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास 2 एड्रेसेस आ गए और 2 लोकेशंस आ गई। अब ये जो हमने मरियम और अली को कहा है, ठीक है, ये क्या है? बेसिकली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की जुबान में जो मरियम और अली है ना, बेसिकली ये पॉइंट्स हैं। ठीक है, पॉइंट्स हैं। सही हो गया। और जो इनका हॉरिजॉन्टल लोकेशन और जो वर्टिकल लोकेशन है, इसको हम कहते हैं कि ये इनके कोऑर्डिनेट्स हैं, यानी इनकी लोकेशन है। सो कोऑर्डिनेट इज बेसिकली द सेम एज सेइंग कि ये इनकी लोकेशन है। सही हो गया। अच्छा, अब जाहिर है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लिखना बहुत लंबा है, तो क्यों ना हम इसको कंसाइज कर लें। हम इसको कह देते हैं कि भाई हॉरिजॉन्टल मूवमेंट के लिए एक्स को अपना लेटर मान लो और वर्टिकल मूवमेंट के लिए वाई को अपना लेटर मान लो। तो ये हमारा जो है क्या हो जाएगा? ये हमारा कोऑर्डिनेट हो जाएगा। तो क्या ख्याल? वेल, रिकॉर्डिंग होगी, अगर अभी ऐसे समझ आ रहा है तो इट्स ओके, नो नीड टू नोट दिस डाउन, इट्स अप टू यू। ठीक है। जी सर। तो आई होप दैट मेक सेंस। कोई सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हैं। नो सर, कोई क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, मुनासिब। अच्छा जी। तो अब ग्रिड की बात हो रही थी। ये जो हमारा ग्रिड है, जाहिर है हमने अपनी लोकेशन का एक नया नाम सीखा है, उसको हम कोऑर्डिनेट कहते हैं, राइट? तो ये जो ग्रिड है ना इसको हम कोऑर्डिनेट प्लेन कहते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेट प्लेन कहते हैं। प्लेन क्यों कहते हैं? प्लेन जो है ना मैथमेटिक्स में एक बड़ा ही स्पेसिफिक की वर्ड है। प्लेन उस चीज को कहते हैं जो कि 2D
एंटिटी होती है, राइट। जब हम 3D में जाएंगे तो हम इसको प्लेन नहीं कहेंगे, हम इसको स्पेस कहेंगे। जिस तरह हम 3D में रह रहे हैं ना, तो हम इसको स्पेस कहते हैं कि यार यू हैव सच अ नाइस स्पेस ओवर हियर, राइट। हम कभी भी ये नहीं कहते यू हैव सच अ गुड प्लेन ओवर हियर। तो प्लेन इज अ 2D कॉन्सेप्ट, राइट। तो हमारे सामने ये ग्रिड है, इसका वर्टिकल हमेशा y होता है और हॉरिजॉन्टल हमेशा x होता है। अच्छा जी, तो हमने पॉइंट्स की बात की। यहां पर दो पॉइंट्स थे, लेट सपोज अब मैं उनके लिए ए अज्यूम कर लेता हूँ, बी अज्यूम कर लेता हूँ और मैं इनके लिए सी अज्यूम कर लेता हूँ। क्या आप में से कोई मुझे बताएगा कि ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? क्योंकि मैंने जो अपना पीछे टेम्पलेट सेट किया हुआ है उसके ऊपर आपको बॉक्सेस भी नजर आ रहे हैं, तो आप उसके मुताबिक काउंट करके मुझे बता सकते हैं। सो Say एनीबॉडी, right. इफ एनीबॉडी वुड लाइक टू वॉलंटियर कि ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? 3। ओके, थ्री। थ्री क्या है? एक्स कोऑर्डिनेट है, वाई कोऑर्डिनेट है? वाई हाँ वाई एक्चुअली कोऑर्डिनेट। हमने ना दोनों बातें बतानी है असल में। हमने उसका एक्स कोऑर्डिनेट भी बताना है और वाई कोऑर्डिनेट भी बताना है। ये पूरा इकट्ठा होकर ए का कोऑर्डिनेट बन रहा है असल में। ठीक है यस ना? सर। सही हो गया। एंड व्हाट अबाउट सी? 4। -4. फोर। फोर, -4। क्या ख्याल है, ये राइट वर्ड मूवमेंट हुई है जीरो से लेकर या लेफ्ट वर्ड नो मूवमेंट हुई? सर, +4 है ये, नेगेटिव नहीं है। पॉजिटिव 4। सही, मुनासिब, बिल्कुल ठीक। एंड व्हाट अबाउट द वाई कोऑर्डिनेट? वाई कोऑर्डिनेट से 1 2 3 4 -4। -4। नो नो। -2 चाहिए? क्या ख्याल है? यस माइनस। -2 होना चाहिए। सही हो गया, बिल्कुल ठीक। तो ये -2 होना चाहिए। इसी तरह अब बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है? -1 2 3 4 5। तो हमें 5 स्टेप्स लेफ्ट जाना पड़ा Right. और 1 2 एंड देयर यू गो, 2 स्टेप्स हमें ऊपर जाना पड़ा। ठीक हो गया। तो गाइस आप लोगों ने कोऑर्डिनेट्स को समझ लिया है। कोई भी पॉइंट होता है जो ग्रिड पर, उसको एक्स वाई की टर्म्स में हम लिख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब आगे की कहानी क्या है? आगे की कहानी ये है कि अब हम इस बात में इंटरेस्टेड हैं कि अच्छा यार, मैंने अगर दो पॉइंट्स को कनेक्ट करना हो तो वो एक लाइन के जरिए से हो सकता है। ठीक है, तो अब हम जरा थोड़ी सी लाइंस की तरफ चलते हैं। ओके, तो मैं ना इसी ग्रिड को ना कॉपी कर लेता हूं और मैं इसको नीचे ले आता हूं। देयर यू गो। ठीक है, ये हम इसको इरेज कर देते हैं और हमारे पास अभी भी यही वाले पॉइंट्स मौजूद हैं। जी. अच्छा, ओके, तो ये हमारे पास ए बी सी है। अब अज्यूम कर लेते हैं कि हम चाहते हैं कि यार मैं दो पॉइंट्स को कनेक्ट करना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये देखो, ये मैंने इन दो पॉइंट्स को कनेक्ट कर दिया। बल्कि ऐसा करते हैं, हम बी और सी को कनेक्ट करते हैं, उससे मेरी बात ज्यादा वाज़ेह हो जाएगी। अच्छा, ऐसा है कि ना ये चूंकि हमने कॉपी किया है ना, तो ये ग्रिड से जरा हट के मैं इसको ऐसे करता हूं। There we go। ठीक है, अब वो पूरे पूरे डब्बों पर आ गया। अच्छा जी, अब हमने ना बी और सी को कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो लेट्स सपोज आपका ये दोस्त है और आप उसको बताना चाह रहे हैं कि यार मैं तुझसे इतने किलोमीटर दूर हूँ। ठीक है, तो अब हम इस बात में इंटरेस्टेड हैं कि यार इसकी लेंथ कैसे निकालें। तो एनी थॉट्स, ये कैसे आ सकती है? क्या ख्याल है आपको? ये लेंथ चाहिए हमें। अच्छा, तो एक सोच ये हो सकती है कि यार अच्छा, अगर ये हमें लेंथ चाहिए तो किसी तरीके से हम कोई पुरानी पुराने फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं। आप में से pythagoras थ्योरम किस किस को याद है? सर मुझे याद है। सही हो गया। तो वो ये कहता है कि अगर हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल हो, दैट्स वेरी की। ठीक है, हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल अगर हो, तो उसके अंदर अगर ये एच है, ये पी है और ये बी है, तो वो कहता है कि जो एच होगा ना, एच स्क्वायर्ड होगा, वो पी स्क्वायर्ड प्लस बी स्क्वायर्ड के इक्वल होगा। तो हम इस बात को जरा यूज करके देखते हैं कि ये डिस्टेंस कैसे आएगा। आप जरा देखिए, क्या मैं कह सकता हूं कि अगर मैं यहां से हॉरिजॉन्टल मूवमेंट को सिर्फ देखूं यहां पर, तो ये मैं देखो बी के डायरेक्टली नीचे आ गया हूं यहां पर। क्या ख्याल है? यस। मैं आ बिल्कुल गए बी सर. के नीचे आ गया। तो ये इस साइड पर 4 डिस्टेंस था और इस साइड पर -5 डिस्टेंस था। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि डिस्टेंस बजाते खुद नेगेटिव नहीं होता।
हाँ, पोजीशन नेगेटिव हो सकती है विद रिस्पेक्ट टू समथिंग एल्स, लेकिन डिस्टेंस टू डिस्टेंस है ना, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी के अंदर साइंस मैटर नहीं करते। तो मैं बस ये कह देता हूँ Yes. कि यार ये जो डिस्टेंस है ना, ये 5 है। तो क्या ख्याल है, कुल मिला के ये 9 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। तो हो बेसिकली जाएगा हॉरिजॉन्टली स्पीकिंग जो ये मेरे 2 पॉइंट्स हैं वो 9 यूनिट्स अपार्ट है, हॉरिजॉन्टली स्पीकिंग। ठीक है, अच्छा आगे देखते हैं। अब अगर मैं इसके वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट को या वर्टिकल डिस्टेंस को देखना चाहूँ, तो बात कुछ यूं है कि ये वाला जो डिस्टेंस है ये 2 यूनिट्स है, ठीक है, और फिर 2 यूनिट्स ही नीचे है, राइट? 4. तो क्या ख्याल है, कुल मिला के इसको हम 4 कह सकते हैं? यस ये सर। 4 है, Yes. जी सर। सही हो गया। अच्छा, अब ये 4 है और ये 9 है, तो ये जरा देखें, क्या आप लोग देख पा रहे हैं कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन चुका है? बन गया। सही हो गया। तो Yes, क्या sir. ख्याल है, ये कहना गलत नहीं होगा कि एल स्क्वायर्ड, विच इन दिस केस इज द हाइपोटेन्यूज ओवर हियर, क्योंकि राइट एंगल के ऑपोजिट है, तो एल स्क्वायर्ड इज गोइंग टू बी इक्वल टू 4 स्क्वायर्ड प्लस 9 स्क्वायर्ड, Yes. राइट? ठीक है, और इसका मतलब ये है कि अगर मुझे एल को सब्जेक्ट बनाना है तो मैं दोनों तरफ जो है स्क्वायर रूट ले लूंगा, तो 4 स्क्वायर्ड प्लस 9 स्क्वायर्ड। अच्छा जी, अब आपके पास कैलकुलेटर जो है वो इसके लिए जरूरत नहीं, क्योंकि आप लोगों को P1 में आई थिंक 20 तक के स्क्वायर्स याद होते हैं ना, तो अंडर रूट 16 प्लस 81, ठीक है, तो एल का क्या रिजल्ट आ रहा है, इट्स गोइंग टू बी 90 प्लस 97, और आप इसको ऐसे ही Yes. छोड़ सकते। लेंथ जो है ना वो 90 अंडर रूट 97 यूनिट्स है इन दोनों के दरमियान, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन BC. point, yeah, point B and C। सही हो गया। तो यहां तक 9.85 के आ रहा है। सवाल है तो पूछ सकते हैं। सर तो ए का फिर क्या काम था, ए को लिखने की क्या जरूरत थी? कौन सा? नहीं, वो तो ए मतलब वैसे ही हमने 3 पॉइंट्स को जब डिस्कस किया तब का लिखा हुआ था ना, वो इस केस में अभी यूज नहीं हुआ। ओके सर। सर हाँ P1 वो में इसको खाली स्क्वायर रूट में ही छोड़ सकते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल छोड़ सकते हैं, क्योंकि आप इसको सॉल्व ही ना कर सकते विदाउट अ यस कैलकुलेटर। सर। और वैसे भी P1 में वैल्यूज छोटी होती हैं जिनके आपको स्क्वायर्स याद होने चाहिए, अगर तो नहीं होते, मिसाल के तौर पर आपको 20 तक के स्क्वायर्स तो याद कर लेने चाहिए, तो आप उनको ऐड अप करके उसको वैसे ही छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो मेरा ख्याल है यहां तक बात वाज़ेह है। यस सर। अब ये जी बड़ा बिल्कुल। यस स्पेसिफिक सर। केस है, यहाँ पर हमने नंबर्स में चीजों को ट्रांसलेट करके देखने की कोशिश की। अब मैं चाहता हूँ कि जरा हम थोड़ा जनरलाइज इसको करके देखें, ताकि हमारे पास एक फॉर्मूला आ जाए। ठीक है, अब हम फॉर्मूला को डिराइव करते हैं, डिराइविंग द डिस्टेंस पॉइंट। ओके, तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, मैं एक ग्रिड बनाता हूं, ऑफ कोर्स, क्योंकि हम ग्रिड के ऊपर ही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सीख रहे हैं। और मैं यहां पर ना 2 पॉइंट्स लेता हूं रैंडम। अभी मुझे इंटरेस्ट नहीं है कि ये पॉइंट्स हैं क्या, मैं बस उनको ले लेता हूं ऐसे। ठीक है, ये मैंने 2 पॉइंट्स ले लिए। और अभी के लिए इसको जनरलाइज करने के लिए मैं क्या कोऑर्डिनेट्स ले रहा हूं, x1 y1 एंड इसके x2 y2। ठीक है, अब हमने वही काम करना है, लेकिन इन दिस केस हम थोड़ा उसको जनरलाइज्ड तरीके से करेंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये जो इनकी जो लेंथ है ये किससे गिवन है, ये d से गिवन है। ठीक है, डिस्टेंस फॉर d। ओके, यस। अच्छा, तो अब जरा देखें ये वाला जो डिस्टेंस है ये कैसे आएगा, इसको अभी डिराइव करते हैं। ये वाली जो लेंथ है ये x2 है, क्या ख्याल? यस। सही है। और ये वाली लेंथ जो है ये x1 है। अभी के लिए हम साइन को इग्नोर कर देते हैं, जैसे हमारी बात हुई थी कि साइन मैटर नहीं करता, राइट? क्योंकि ये जी स्केलर क्वांटिटी। हाँ, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो इवन दो फॉर्मूला के अंदर आप माइनस का साइन देखेंगे, लेकिन उसके पीछे लॉजिक ये है कि वो बेसिकली 2 पॉइंट्स का डिफरेंस ले रहा है। तो असल में हमने वो चीज पहले से ही केटर करके इसको पॉजिटिव कर दी। मैं अभी बताता हूँ मैं क्या कर, राइट? तो ये x1 है और ये x2 है, तो क्या ख्याल है अगर हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की बात करें, लेट्स सपोज मैं उसको कह देता हूँ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, तो वो होना चाहिए x1 प्लस x2। ठीक है, यस। सही है। अच्छा, और
अगर मैं वर्टिकल डिस्टेंस की बात करूं तो वो क्या होना चाहिए, वो जरा हम देख लेते हैं। ये y2 है और ये वाला जो डिस्टेंस है ये y1 है, तो ऑफ कोर्स ये दोनों भी ऐड हो जाएंगे, ये हो जाएगा। अभी स्क्वायर नहीं हम करेंगे, वहां तक तो अभी हमने जाना है, तो ये y1 प्लस y2। ठीक है, अब हमारे पास वर्टिकल डिस्टेंस भी आ गया है और हॉरिजॉन्टल भी आ गया। अब इसके ऊपर पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। ठीक है, सो d स्क्वायर्ड इज गोइंग टू बी इक्वल टू x1 प्लस x2 स्क्वायर्ड प्लस y1 प्लस y2 स्क्वायर्ड। ठीक है, अब जाहिर है हमने डी को सब्जेक्ट बनाना है, तो डी के लिए हम अंडर रूट ले लेंगे ऑन बोथ साइड्स। तो देयर वी गो, हमारे पास अब फॉर्मूला आ गया है x1 प्लस x2 का स्क्वायर प्लस y1 प्लस y2 का स्क्वायर। हाँ, हर दफा राइट एंगल पर, बिल्कुल। कोऑर्डिनेट प्लेन की ब्यूटी ये है कि सारे डब्बे यूनिफॉर्म है ना, असल में किरण ये देखो ना, हर डब्बा जो है वो यूनिफॉर्म है, कोई भी टेढ़ा नहीं है या कोई बेंट नहीं है। जब हम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं ना, जो कि आगे जाके आप ओ लेवल में सीखोगे, उसमें क्या होता है कि उसमें हमारी कोऑर्डिनेट प्लेन ही मॉडिफाई हो जाती है। तो यहाँ पर चूंकि सारे डब्बे ही स्क्वायर हैं, तो हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल ही आएगा हमेशा। सही हो गया ना। अच्छा, अब आप अगर फॉर्मूला देखेंगे ना जो बुक्स में या सिलेबस में लिखा है, तो वो कुछ इस तरह का है। ठीक है, वो इससे थोड़ा सा डिफरेंट है, वो है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पर माइनस क्यों और हमारे वाले फॉर्मूला में प्लस क्यों। उसकी वजह यह है कि हमने अभी ये बात की थी कि डिस्टेंसेस चूंकि स्केलर होते हैं तो हम साइन को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन वो फॉर्मूला इस चीज को केटर करने के लिए यहाँ पर नेगेटिव साइन रखता है। मिसाल के तौर पर हम इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। लेट्स सपोज ये मैं इसके एक्चुअल कोऑर्डिनेट्स लिखता हूँ, ये क्या है, ये है 4 और -1। ठीक है, और इसके एक्चुअल कोऑर्डिनेट्स क्या हैं अकॉर्डिंग टू द ग्रिड, वो है -4 और 2। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं। 4 ये क्या था, -4 एंड 2, और बी था 4 एंड -1। अब जरा देखते हैं इसके ऊपर ये फॉर्मूला लगाते हैं अकॉर्डिंग टू दिस। ठीक है, d इज इक्वल टू x2, किसी भी एक को x2 मान लो, मैं इसको x2 मान लेता हूं, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2। अच्छा, जिसका x2 लिया फिर उसी का y कोऑर्डिनेट y2 होगा, ये ना हो कि आप लोग इसको y2 बना लो, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, अब इसको x2 लिया तो y2 भी इसी को लेंगे, तो y2 माइनस y1। ठीक है जी, ये देखें ये क्या हो गया, ये हो गया ओवरऑल 8 स्क्वायर्ड प्लस -3 स्क्वायर्ड। अब इस फॉर्मूला की ब्यूटी ये है कि देखें डिस्टेंस वही आया है जो इन दोनों को साइन इग्नोर करके ऐड करने से आना था। गाइस, आर यू एबल टू सी दिस? क्योंकि साइन अगर हम इग्नोर कर देते तो भी 8 ही आना था, अभी भी 8 ही आया है। सही। और ये जो -3 है इसका कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि जब ये स्क्वायर होगा ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो d इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 64 प्लस 9। सो d इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, इसको कर देंगे कितना, 73। देयर यू गो। सर एक चीज समझ नहीं आई, अब इधर जो वेरिएबल्स पहले लिखे हुए थे अब आपने डिजिट्स लिख दिए, नंबर्स लिख दिए। जी हाँ, सर। वो मैं इसलिए लिखे, उसकी वजह ये है कि हमने ये जो फॉर्मूला प्रूव किया ना ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन हाँ मैं ये जी। कह रहा हूँ कि आप इसको बुक में या सिलेबस में या एग्जामिनर की मार्किंग स्कीम में नहीं देखेंगे, आप इसको देखेंगे। उसकी वजह क्या थी, उसकी वजह ये थी कि ये जो हमारा ये वाला ग्रीन टील के अंदर जो फॉर्मूला लिखा हुआ है ना, दिस वन, ये इस यस। बात को केटर करके लिखा गया है कि हमने साइंस को इग्नोर करना है। ठीक है, ओके। जबकि जो ये वाला फॉर्मूला है ये साइंस को इग्नोर नहीं करता, ये उसको इंक्लूड करता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि ओवरऑल बात वहीं पर ही आ जाती है, क्योंकि अगर हम इसको यूज करें या इसको यूज करें हमें रिजल्ट सेम ही मिलता मतलब सिंपलीफाई होता है दोनों। तो है। सर हाँ, हमें फॉर्मूला और कौन सा digits, लगाना है सर? हम पेपर के अंदर दोनों फॉर्मूला यूज कर सकते हैं? पेपर के लिए देखो, अभी तो हमने इसको डिराइव किया ना, ये आप लोगों को समझ लो कि एक तरह से मोटिवेशन देने के लिए कि ये क्यों आया यहाँ पर। इंस्टेड ऑफ सेइंग कि मैं कहता कि इसका रट्टा लगा लो, मैं चाह रहा था कि आप लोगों को मैं एक बार दिखा दूं ग्रिड पर। तो अब अगर तो हमने इसको समझ लिया है तो मेरा ख्याल है यू शुड स्टिक विद दिस वन, क्योंकि एग्जाम में आपने यही यूज करना। ओके क्योंकि सर। ऐसा भी हो सकता है असल में राफे, मसला मुझे पता है डर किस बात का, कहीं ऐसा ना हो कि आप ये वाला फॉर्मूला यूज करते लेकिन आपने साइंस को इग्नोर ना किया हो, तो आप मतलब तेजी तेजी में ऐसा हो सकता है ना।
लेकिन इस केस के अंदर आप बेफिक्र होकर साइंस के साथ भी लिखें तो वो रिजल्ट सेम है, यानी सर ठीक अगर रिजल्ट हम है। लोग वाला भी लिखेंगे तो आंसर तो फिर भी सेम ही आएगा, तो मेरा नहीं ख्याल एग्जामिनर को कोई मसला होगा। नहीं, एग्जामिनर का कोई मसला नहीं है, आप लोग बस एक चीज याद कर लें, ये वाला जो फॉर्मूला है ना, केटर्स टू इग्नोरिंग द साइन, ठीक है। हमने इस लेकिन यस केस के पहले वाला अंदर ज्यादा साइन, आसान था। सॉरी, पहले वाला ज्यादा आसान था। ये वाला टील वाला, जी सर। हाँ ठीक है। बस आप फिर इस बात की मुझे गारंटी दें कि आपने इस बात को समझना है कि मैंने साइंस को इग्नोर कर दिया, ठीक है। यानी जो नेगेटिव साइन है और जो पॉजिटिव साइन है मैंने उसको इग्नोर कर दिया। सही हो गया? जी। ठीक है। अच्छा, तो और किसी का कोई सवाल? Sir, can we मैं cancel इसको, the squares with the square root? हाँ ऑफ कोर्स, ये देखिए ना, ये वाला जो स्क्वायर है ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हुआ है, लेकिन ये वाले स्क्वायर्स नहीं हो सकते। पता है क्यों? क्योंकि दरमियान में एक प्लस है। आप हमेशा याद रखें कि जब भी हमारे पास कुछ इस तरह की चीज हो ना, ठीक है, तो हम उसके ऊपर, यानी अगर हमारे पास कुछ ऐसा हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हम अंडर रूट लेके इसको ए प्लस बी नहीं कह सकते, ठीक है। क्योंकि जो स्क्वायर रूट है वो एक ही स्क्वायर को कैंसिल कर सकता है, लेकिन यहां पर इंडिविजुअल टर्म्स के अंदर स्क्वायर्स हैं। अब बाय टर्म आई मीन एवरीथिंग दैट इज सेपरेटेड बाय ए प्लस और ए माइनस, ठीक है। टर्म मैथ में एक बड़ा ही की वर्ड है। टर्म हर उस चीज को कहते हैं जो कि प्लस और माइनस से सेपरेट हुई है। तो दिस इज नॉट इक्वल टू ए प्लस बी। हाँ, अगर मैं ये कहता कि ए प्लस बी होल स्क्वायर का अंडर रूट लें तो यस, दिस इज इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक है। क्योंकि यहां पर पूरे ब्रैकेट के ऊपर एक ही स्क्वायर है, तो वो एक ही स्क्वायर रूट से कैंसिल हो सकता सर हम सेपरेट नहीं ले सकते, जिस तरह ए स्क्वायर का ए का स्क्वायर रूट प्लस बी का स्क्वायर रूट, ऐसे नहीं हो सकता? है। यानी आप ये कह रहे हो कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को ऐसे कहते हैं कि ए स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर? जी सर। नहीं, ऐसे नहीं हो सकता, मैथमेटिकली इनकरेक्ट। ओके सर। सही हो गया। अलजेब्रा में वैसे इसकी तफसील ज्यादा हम देखते हैं कि ऐसा क्यों है, लेकिन अभी के लिए इसको ऐसे ही कबूल कर लो कि ये अलाउड नहीं है, नॉट अलाउड। अलजबरा के अंदर भी ऐसा नहीं है, ये एक इलॉजिकल है ये जो आके जिधर आपने हाँ नॉट अलाउड लिखे हैं। तो हाँ, मतलब ये इलॉजिकल भी है, और आप लोग इसको वेरीफाई कर सकते हैं ए और बी को वैल्यूज देकर। ये ट्रू नहीं है, कभी भी ट्रू नहीं है ये। यस सर। ये सर पता था, सही मैं हो तो गया। वैसे ही कंफर्म कंफर्म कर रहा था, वैसे हो तो नहीं सकता। हाँ सही है, सही यार। ये असल में ना, ये बड़ा अच्छा किया आपने पूछा। ये छोटी छोटी चीजें ना इतनी प्रॉब्लमेटिक हो जाती हैं कि आप लोगों को बड़े बड़े कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं, लेकिन ये छोटी छोटी बातें ना पता होने की वजह से वो बड़े बड़े कॉन्सेप्ट्स भी एग्जीक्यूट नहीं हो पाते। तो ये वाली कंफ्यूजन को क्लियर करना बहुत जरूरी होता है। सही हो सर गया। सर व्हाट इफ के ए और बी, ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर के दरमियान मल्टीप्लाई या डिवीजन का साइन होता? हाँ, अब ये थोड़ी बात डिफरेंट होगी। अगर अगर और इस पूरे का अंडर रूट है तो हम इसको इंडीड सेपरेट कर सकते हैं। सर मगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में तो ऐसा कुछ है ही नहीं। हाँ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ऐसा नहीं। असल में ये बात यहाँ से शुरू हुई थी ना, डिस्टेंस के फॉर्मूला से, तो वहां यस से सर। फिर सवालों से हम यहाँ तक आ गए। हाँ, हम थोड़ा सा डिविएट जरूर कर गए। मेरा ख्याल है हमें अब वापस आना चाहिए। तो बात जी हम ये जी। कर रहे थे कि जो डिस्टेंस का फॉर्मूला है बिटवीन टू पॉइंट्स, मैं ना अभी असल में ये सोच रहा था कि जो अभी हमने ये फॉर्मूला डिराइव किया है ये शायद किसी केस के अंदर आप लोगों को गलत रिजल्ट दे दे। वो मैं सोच रहा था कि किस तरह से हो सकता है। एक केस देखते हैं, मेरे जहन में आ रहा है कि जहां पर ही हमें गलत रिजल्ट दे सकता है, तो जरा वो देखते हैं। क्या पता जो हमारा हमने ये भी फॉर्मूला प्रूव किया है कि ये ठीक ना हो। अभी देख लेते हैं।
तो उसके लिए ना मेरे जहन में ये आ रहा है कि हम 2 पॉइंट्स लेते हैं और उनको ना एक ही डायरेक्शन में रखते हैं, ठीक है। सो ए इज 2,1 एंड बी इज 1 2 3 4 5, 3, ठीक है। तो ये वाला जो डिस्टेंस है ये कितना है? ये 3 है, राइट। और ये वाला जो डिस्टेंस है ये कितना है? ये 2 है। क्या ख्याल है? तो जो एक्चुअल रिजल्ट यहां से आना चाहिए डी का, वो क्या है? 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर का अंडर रूट। तो दैट गिव्स यू 9 + 4 का अंडर रूट। सो अंडर रूट 13 इज द एक्चुअल आंसर। लेकिन अगर हम अपने फॉर्मूला को लगाएं जो हमने देखा था, उससे मामला गड़बड़ हो जाएगा। ये देखें, डी इज इक्वल टू x1 प्लस x2 का स्क्वायर प्लस y1 प्लस y2 का स्क्वायर। अब देखो ये बहुत ही अजीब तरह तरीके का सवाल हो गया, राइट। तो ये इक्वल नहीं है अंडर रूट 13 के। तो असल में ये जो अभी प्रूव किया था ना, ये वाला रिजल्ट पता है क्यों हमारे लिए ट्रू था उस केस में? क्योंकि वो जो पॉइंट्स थे वो ऑपोजिट डायरेक्शंस में थे, इसलिए जो उनके साइंस थे वो एड अप होकर, साइंस को इग्नोर करके अगर हम उनको एड अप करते तो रिजल्ट सही आता। आई होप मैंने इसको ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं कर दिया। मतलब मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो हमने यहाँ पर प्रूव किया ना, ये एक तो ये है कि इसके अंदर साइंस को हमने इग्नोर किया हुआ है, और ये तब है जब पॉइंट्स सेपरेट है। लेकिन ये जो ये वाला फॉर्मूला है ना जो नीचे हमने लिखा है, वर्क्स फॉर एवरी पॉइंट। तो मेरा ख्याल है कि सर आप लोगों को भी इसके साथ ही स्टिक करना चाहिए। जी। सर इसका मतलब ये हुआ कि वो जो नेगेटिव साइड पे आपने किया था उसके लिए हमें वो वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, सॉरी, हाँ कर सकते हैं, और ये इसने कर सकते पॉजिटिव कर सकते हैं। हैं, हाँ कर सकते हैं। ओके। और वो भी जब वो पॉजिटिव डायरेक्शन, वो बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। लेकिन देखो ना, यस इस बात को असेस करने में भी आप लोगों का टाइम और एनर्जी लगेगी। तो मेरा तो मशवरा यही है कि जस्ट गो विद दिस वन, ये बिल्कुल ठीक है। इसमें आप सिंपली पॉइंट्स को जो है ना, जो उनके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स हैं, उनको इनसे रिप्लेस कर दें और ये दरमियान में माइनस बेशक रहने दें, आपका रिजल्ट सेम आए, यानी ठीक आएगा ओके। आपका रिजल्ट। ओके सर ये सर। हम कैसे फाइंड करेंगे कि x2 कौन सा है और x1 कौन सा है? आप किसी को भी ले लो, किसी एक को भी ले लो। 2 पॉइंट्स गिवन है ना, किसी भी एक को x1 y1 मान लो और दूसरे को x2 y2 मान जी सर। लो। सही है गाइस। 5 मिनट्स की ब्रेक ले लें। जी सर, डेली। 5 मिनट। अच्छा जी, तो बात ये हो रही थी कि स्ट्रेट लाइन को बिल्कुल कॉमन सेंस के एतबार से ही लेना है कि ये एक स्ट्रेट लाइन है जो कि हमारे ग्रिड पर एग्जिस्ट करती है। लेकिन बात ये है कि स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, हाउ टू रिप्रेजेंट अ स्ट्रेट लाइन। ये सवाल इसलिए अहम है क्योंकि हमने अपने एड्रेस को यानी अपनी लोकेशन को ग्रिड के ऊपर रिप्रेजेंट करना सीखा ना, इट्स यूजिंग कोऑर्डिनेट्स, राइट। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि इसको कैसे रिप्रेजेंट करें लाइन को। अब ये तो सीरीज ऑफ पॉइंट्स हैं, क्या ख्याल है? लाइन को ऐसे भी तो कंसिडर किया जा सकता है ना कि ये काफी सारे पॉइंट्स हैं जो इकट्ठे हुए हैं, एक ही लाइन में लगे हुए हैं सारे। क्या ख्याल है? इसको ऐसे भी देखा जा सकता है, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन हो जाए या कोई भी ग्राफ हो जाए मैथ्स के अंदर, उसके लिए हमारे पास एक इक्वेशन होती है, ठीक है। सो इक्वेशन इज द की वर्ड ओवर हियर। इक्वेशन क्या बताती है? इक्वेशन एक स्टोरी होती है, ठीक है। इस स्टोरी का मकसद ये होता है कि ये बताती है हाउ आर एक्स एंड वाई रिलेटेड। गाइस ये वाली बात किस किस को समझ है? जी, क्या ख्याल है? इस बात की किस किस को समझ आती है? किसी को नहीं आई। हाँ, मैं पूछ रहा हूँ कि ये जो मैंने बात अभी कही है, इस ये किस किस को अंडरस्टैंड हुई है थोड़ी सी ये वाली बात? सर मुझे हुई है। ठीक है, मुझे नहीं हुई। ओके, सही है। तो सवाल असल में जो एक्चुअल क्वेश्चन था ना, वो ये था कि हम एक लाइन को रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं।
रिप्रेजेंटेशन को सीखना इसलिए जरूरी क्योंकि हमने लोकेशंस को भी तो रिप्रेजेंट करना सीखा था ना। कैसे रिप्रेजेंट होती हैं लोकेशन? कोऑर्डिनेट्स के जरिए से, राइट? मेरी स्क्रीन आप लोगों को नजर आ रही है ना? मैं ऊपर स्क्रॉल कर रहा हूँ। यस सर। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट्स क्या है? हमारी लोकेशन है ऑन द ग्रिड। अब एक लाइन जो ग्रिड के ऊपर एग्जिस्ट करती है वो कैसे शो होगी? तो मैंने आपसे कहा कि वो हम शो करेंगे एक इक्वेशन के जरिए से। नाउ व्हाट इज एन इक्वेशन? इक्वेशन होती क्या है? ठीक है, इक्वेशन को आपने यूं समझना है कि ये एक स्टोरी है, एक कहानी है। और कहानी ये क्या बता रही है कि भाई इस ग्राफ के लिए एक्स और वाई कैसे रिलेटेड है। मिसाल के तौर पर मैं आपके सामने दो लाइंस बनाता हूं अभी के लिए। ठीक है, एक लाइन है यू और एक लाइन है यू। क्या ख्याल है, आप लोगों को देखने से लग रहा है कि ये दोनों लाइंस अलग हैं, अलग अलग हैं? यस सर। है ना? तो असल में हम ये अलग क्यों हैं? इन दोनों की जो स्टोरीज है ना वो अलग है। यानी कि एक्स एंड वाई का रिलेशनशिप यहां पर और एक्स एंड वाई का रिलेशनशिप दूसरी वाली इक्वेशन में फर्क है। यस। सही हो गया? तो असल में जो एक्स एंड वाई रिलेशनशिप है ना, इसको शो करने का मैथमेटिकल वे जो है वो क्या होता है? वो होता है इक्वेशन। इक्वेशन ये बताती है कि एक्स और वाई आपस में कैसे एसोसिएटेड हैं, कैसे जुड़े हुए हैं। ठीक हो गया? तो आप जरा समझते हैं कि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन किस तरह की लगती है। ठीक है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। हमारे सामने है y इज इक्वल टू 3x+1। अब जरा इसको स्टडी करते हैं। यहां पर क्या, यानी ये जो हमने एक स्टेटमेंट लिखी इससे हम क्या बताना चाह रहे हैं? ठीक है, इससे हम ये बताना चाह रहे हैं कि अगर आप x के अंदर कोई भी वैल्यू डालो, ठीक है, कोई भी वैल्यू डालो, तो होगा क्या? y के साथ क्या होगा? उसको पहले 3 टाइम्स किया जाएगा और उस पूरे के अंदर 1 ऐड किया जाएगा, फिर वो y के इक्वल। ये है इसका मतलब। यानी हम इसके लिए ना थोड़ा सा एक टेस्ट केस रन करते हैं। अगर x 1 है तो y क्या होना चाहिए? इट शुड बी 3 टाइम्स 1 + 1। व्हाट डू यू थिंक? है ना, अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, दिस स्टोरी, यही y y होना इक्वल्स टू चाहिए ना? 4। y इक्वल्स y टू is equals 4। to 4। इस तरह अगर हम x is equals to 2 करें तो y क्या होना चाहिए? 3 टाइम्स 2 + 1। क्या ख्याल है? दैट 7। गिव्स यू 7। अच्छा, कोई नेगेटिव वैल्यू लेते हैं, लेट्स से -3। तो क्या होना चाहिए? y 3 टाइम्स -3 अच्छा, अब देखो यहाँ पर ये -9 + 1 हुआ ना, तो असल में हमारे पास आंसर आ रहा है -8। यस, देयर यू गो। ठीक है जी, सही हो गया। अच्छा, तो अब ये क्या है? बेसिकली ये एक रिलेशनशिप है, एक स्टोरी है जो कि हमने बिल्ड की है। अब ये शो कैसे होगी ग्राफ के ऊपर, इसको जरा आप समझते हैं। इसको स्केच कैसे करना है ये अब हम सीख लेते हैं। ठीक है, मैं आप लोगों के साथ ना, आप लोगों के सामने एक स्टेप्स लिखता हूँ। स्टेप नंबर 1। सर ये पेपर के अंदर कैसा क्वेश्चन आता है? मतलब ऐसे वैल्यू लिखी होती है, हमने स्केच करना होता है? हाँ हाँ बिल्कुल, अभी हम इसके बाद ना एग्जाम का भी पेपर वो क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, क्रिएट अ यस। टेबल, create a table containing x values and, ठीक है, contain a table, create a table containing x values। तो ना हम एक ऐसा टेबल बनाते हैं जिसके अंदर ना x वैल्यूज हम कुछ ले लेंगे। आप ना एज अ गुड रूल आप -3 से +3 तक वैल्यूज ले। ठीक है, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। देयर यू गो। ये मेरे पास क्या आ गई? मेरे पास वैल्यूज आ गई। ठीक है, अच्छा, स्टेप नंबर 2 क्या है? फाइंड corresponding y using the equation। अच्छा, अब अगर corresponding y ढूंढना है तो वो कैसे आ जाएगा?
हम सिंपली हर एक एक्स वैल्यू को वाई के अंदर इक्वेशन के अंदर डालेंगे और वहां से हम उसका रिजल्ट निकाल के यहाँ पर आउटपुट कर देंगे। तो यहाँ पर -8 आ गया। ठीक है, इस तरह हम पूरी की पूरी लाइन को फिल कर लेते हैं। तो ये देखो 3 टाइम्स -2 + 1 क्या हुआ, -5। -5 आ गया। इस तरह -1 पर क्या हो जाएगा, -1 टाइम्स 3 -3 + 1, तो ये -2 हो गया। 0 पर क्या होगा, ये 0 हो जाएगा तो सिर्फ 1 रह जाएगा। तो ले जी आपके पास आ गया 1। और 1 पर क्या होगा, 3 टाइम्स 1 + 1 ये 4 हो गया, ये 7 हो गया, और इसके बाद क्या है, ये 10 हो गया। तो ये अब हमने क्या किया, हमने अपने टेबल को फुल कर लिया, हमने स्टेप नंबर 2 भी फाइंड कर लिया। ठीक है, स्टेप नंबर 3 क्या है? स्टेप नंबर 3 ये कहता है प्लॉट these coordinates on the graph and connect them। ठीक है जी, सही हो गया। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम इस टेबल को उठाकर नीचे ले आते हैं और जल्दी से इसको प्लॉट कर लेते हैं। ठीक है, सर जो इसका मेन स्टेप है वो तो यही है ना, ग्राफ वाला। हाँ यही है। हाँ, बस मैं आप लोगों के लिए इसको जितना इजी कर सकता हूँ उतना कर रहा हूँ, ताकि बिल्कुल किसी को भी कोई इसमें मसला ना हो। तो हमने यस -3 से +3 तक की सारी वैल्यूज देखी थी, तो ये यहाँ पर सारी वैल्यूज कवर हो जानी चाहिए। देखो -1 2 3 1 2 3। ओके, सो -1 पर -8 है, तो मेरा चूंकि ग्रिड थोड़ा छोटा पड़ गया है, तो क्यों ना हम ऐसा कर लें कि हम ना हर बॉक्स को 2 यूनिट्स के ऊपर मैप कर लेते हैं। ऐसा भी तो हम कर सकते हैं ना। यस और y एक्सिस को हम 1 यूनिट पर ही रखते हैं। अच्छा, हर एक एक्सिस का जो यूनिट है ना, जो स्केल है, वो आप खुद डिसाइड कर सकते हैं, ये आपको फ्रीडम होता है। ठीक है, ऑलराइट। सो ये देखो -3 पर -8 है, ये एक पॉइंट आ गया। फिर -2 पर 5 है, तो देखो ये 4 और 6 के दरमियान कहीं यहां पर आ गया। इस तरह -1 पर 2 है, तो ये यहां पर आ गया। और 0 पर 1 है, तो कहीं यहां पर आ गया। उसके बाद 1 पर 4, 2 पर 7, और 3 पर क्या, 3 पर इससे भी ऊपर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 10। तो ये देखो यार, ये सारे पॉइंट्स जो हैं एक ही लाइन में आ गए हैं, और देयर यू गो, ये हमने लाइन बना ली है। सर आर वी ठीक है, सपोज टू ड्रॉ दीज पॉइंट्स लाइक विद द डॉट्स जो आपने बनाए हैं? अच्छा, अब ये जो डॉट्स है ना, ये इसके लिए तो यही टेबल वाला मेथड है कि सिंपली एक्स की वैल्यूज लो, कुछ -3 टू +3 शुड बी इनफ हमेशा। यस ठीक है, उनके लिए y की वैल्यूज फाइंड कर लो इक्वेशन में डाल डाल के, और फिर इस तरह से उनको जोड़ दो। दैट्स इट। सर आप एक ओके दफा सर। दोबारा बता सकते हैं आपने कैसे पुट किया वैल्यूज को? हाँ देखो, असल में हमारे पास ये फ्रीडम होता है कि हम x को कोई भी वैल्यू दे सकते हैं। अभी इसके ऊपर ना हम थोड़ी ज्यादा बात फंक्शंस में जाके करते हैं, जब हम फंक्शंस को देखते हैं ना, तब इस पर ज्यादा बात करते हैं। लेकिन अभी के लिए ये समझ लो कि x जो है ना, वो कुछ भी हो सकता है, वो आपकी मर्जी है, आप उसको कोई भी वैल्यू दे सकते हैं। ठीक है, और ये जो रिलेशनशिप है, ये तो बात समझ आ गई थी ना कि ये रिलेशनशिप क्या शो कर रहा है। जी ये एक्स और वाई का रिलेशनशिप है बेसिकली, कि वाई जो जी होगा ना, वो हमेशा 3 टाइम्स x + 1 हो। सही। तो हमने क्या किया, हमने कहा कि यार एक टेबल बना लो जिसमें आप -3 से +3 तक सारे इंटीजर्स ले लोगे। सही है। तो उसके बाद हमने क्या किया, हमने हर एक इंडिविजुअल x वैल्यू को, देखो फर्स्ट रो के अंदर x वैल्यूज है ना, हर एक इंडिविजुअल x वैल्यू को किसके अंदर डाला, इसके अंदर डाला। वर्क इक्वेशन है। सही हो गया, वहां से वाइज आते गए, कोरिस्पॉन्डिंग वाइज आते गए। ठीक है, वो हमने टेबल में यहाँ पर हम लिखते गए यहाँ तक कि हमारे पास 7 वैल्यूज आ गई। फिर हमने उनको जाकर सिंपली अपने ग्रिड पर प्लॉट कर दिया और सारे पॉइंट्स को कनेक्ट कर दिया। ये जी आपके सामने लाइन बन गई। मेक सेंस? जी अच्छा, अब एग्जाम के अंदर ये किस तरह की चीज हमारे सामने होगी, जरा हम उसको देखते सर ये P1 में आता है कि P2 में? हैं। ज्यादातर P1, क्योंकि इसके अंदर इतना कैलकुलेटर का काम नहीं है ना, बड़ा सिंपल सा है। यस तो ज्यादातर ये जो है ना, उसमें आता है, P1 में आता है।
सर मैंने देखा कि क्वेश्चन जो है एग्जामिनर बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड करके देता है, उसका क्या मतलब, हाँ, उसको कैसे हम इजीली समझ सकते हैं? असल में हमें ना मैथमेटिकल लैंग्वेज को सीखना पड़ेगा, वो वक्त के साथ साथ आती है। यानी मैथमेटिकल लैंग्वेज का मतलब ये है कि मिसाल के तौर पर हमारी मदर टंग उर्दू है, राइट? यस। तो जब हम अंग्रेजी सीख रहे होते हैं तो स्टार्टिंग में अंग्रेजी के जो वर्ड्स हैं वो हम पहले उर्दू में ट्रांसलेट करते हैं, फिर उनको समझते हैं और फिर जवाब देते हैं। ये प्रोसेस चल रहा होता है ना। यस। जी जी बिल्कुल। मैथ्स में भी ऐसे ही होता रहेगा, जो एग्जामिनर कहेगा वो आपको समझ नहीं आएगी, हमें पहले उसको डम डाउन करना पड़ेगा उर्दू में, इंग्लिश में, या जिसमें भी हमें समझ आ रहा है। देन फिर एक यस। पॉइंट ऐसा आएगा कि आपको, जैसे कोई भी जुबान आप सीख लेते हो, आप मैथ्स की जुबान भी सीख, तो वो थोड़ा टाइम लगता है उसको, मतलब पढ़ पढ़ के उसको समझ समझ के कि इसका क्या मतलब है, इस तरह से। मतलब प्रैक्टिस के साथ ये स्टेटमेंट को ले क्वेश्चंस करेंगे तो होएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे ही है। ओके। तो जो बोल नहीं रहे वो अपना प्लीज माइक बंद कर दे। हम्म। ठीक है। अच्छा जी, तो मैं ऐसा करता हूँ कि मैं इसकी एक पिक्चर ले लेता हूँ और आप लोगों को यहाँ पर दिखा देता हूँ, ताकि हमारा टाइम ना वेस्ट 'courtesy of पापा कैम्ब्रिज'। अच्छा जी, तो गाइस ये देखें, ये हमें ना उसमें ग्रिड दिया हुआ है, सही है। तो अब वो हमें क्या कह रहा है कि इस इक्वेशन को फाइंड करो इन दिस फॉर्म, उसने हमें एक डिजायर्ड फॉर्म भी दी। अच्छा, बाज़ औक़ात ना एग्जामिनर हमसे एक खास तरीके से जवाब चाहता है, ठीक है, एंड दैट्स ओके। इसमें कोई मुश्किल बात नहीं होनी चाहिए, बस हमें उसको उस फॉर्म को समझना चाहिए। तो ये देखो यार, यहाँ पर ये मेरे पास एक लाइन बनी हुई है, नजर आ रही है ना सबको? यस सर, आ रही है। ठीक है, ये लाइन हमें नजर आ रही है, ओके। और साथ ऑफ कोर्स पीछे एक ग्राफिंग पेपर भी दिया हुआ है जिस पर सारे बॉक्सेस हमें हमें क्लियरली विजिबल है। ठीक है, अब ये कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन इन द फॉर्म ऑफ y इज इक्वल टू mx प्लस सी। अब ये थोड़ा सा अपग्रेड है जो हमने अभी कॉन्सेप्ट देखा, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास पॉइंट्स नहीं है। पॉइंट्स हैं बेसिकली अगर देखा जाए तो, लेकिन पॉइंट्स इसलिए नहीं है क्योंकि वो ग्राफ के ऊपर बस हैं। हमें बस उसने ये एक लाइन दे दी और कहा है कि इस फॉर्म में हमें बताओ कि ये लाइन क्या है। तो मेरा ख्याल है कि नाउ इट इज गुड टाइम टू डिस्कस दिस फॉर्म। ये फॉर्म जो है इसको हम ग्रेडियंट फॉर्म कहते हैं, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इसको कहते हैं ग्रेडियंट फॉर्म। अच्छा, ग्रेडियंट क्या होता है, किसी को पता है? सर स्लोप लाइन का। ठीक, ठीक है, आपकी लाइन की जो स्टीपनेस है और जो उसकी डायरेक्शन है वो क्या है, वो ग्रेडियंट से गिवन होती है। तो स्लोप जो है, स्लोप या स्टीपनेस, ठीक है, ये तमाम नाम ठीक है, ये ग्रेडियंट के ही नाम है। ठीक है, ये कैसे गिवन होती है, कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं?
Does anybody know the formula? अच्छा, तो ये जो फॉर्मूला है ना, इसका फॉर्मूला है कुछ y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। ठीक है, दैट्स द फॉर्मूला दैट यू शुड नो। लेकिन आप इसको यूं देख सकते हो, इसको जिस तरह से मैंने अंडरस्टैंड किया था, फॉर वन स्टेप इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, how many steps in vertical direction? ये मेरा ख्याल है शायद नजर ना आ रहा हो, मैं इसको चेंज कर देता हूँ। ठीक है, तो ग्रेडियंट को यूं समझा जा सकता है कि अगर मैं एक स्टेप हॉरिजॉन्टली लूं तो वर्टिकली मैं कितने स्टेप्स लेता हूं। तो जरा देखना यार, कोई भी एक पॉइंट पकड़ लो। मैं ये वाला पॉइंट पकड़ लेता हूँ, यहां से मैं शुरू हुआ हूं जी, मैं यहाँ पे खड़ा हूं। अब जब मैं एक स्टेप टुवर्ड्स द राइट लेता हूँ, ये देखो यहाँ पर देख रहे हो ना इस लेबलिंग को, ये वन स्टेप है, 5 स्टेप्स नहीं है। तो मेरे कितने स्टेप्स ऊपर जाते हैं, ये देखना, यहाँ पर हर छोटा बॉक्स जो है वो 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। 1 2 3 4 5, राइट। तो कितने कितने बॉक्सेस में ऊपर चला जाता हूँ, 1 2 3 4, राइट। ये देखो मैं 4 यूनिट्स ऊपर चला जाता हूँ। तो क्या ख्याल है, क्या इसका ग्रेडियंट होना चाहिए? हाँ जी, गाइस आर यू विद मी? यस सर। तो क्या ख्याल है, ये वाला मेथड क्या मुश्किल लग रहा है, या हमने थोड़ा स्किप कर दिया आप लोगों की नजर में, हमने थोड़ा जंप ले लिया? नो सर। हाँ जी, बाकी भी बताएं। नहीं सर, सही है बिल्कुल। सही है। तो मेरा सवाल ये है कि ये ग्रेडियंट इसका क्या है, इसका ग्रेडियंट 4 होना चाहिए ना, बिकॉज एवरी स्टेप टुवर्ड्स द राइट आप 4 स्टेप्स ऊपर जा रहे हो, तो +4 इसका ग्रेडियंट होना चाहिए। तो इसका ग्रेडियंट जो है ना वो +4 है। ठीक है, इसका ग्रेडियंट क्या है, +4 है। सही। अच्छा, और उसके बाद हमारी जो ग्रेडियंट फॉर्म है इसको भी जरा डिस्कस कर लेते हैं, बल्कि इसको पहले कर लेना चाहिए था। यहाँ पर ये जो m है ना, बेसिकली ये ग्रेडियंट ऑफ द लाइन। ठीक है, और यहाँ पर जो ये c है इसको हम कहते हैं कि ये y इंटरसेप्ट है। अब y इंटरसेप्ट क्या होता है? y इंटरसेप्ट इज वेयर लाइन कट्स द y एक्सिस। अब मुझे कौन ग्राफ को देखकर ये बताएगा कि इसका y एक्सिस क्या, y इंटरसेप्ट क्या है? सर 2। वेरी गुड, ठीक हो गया। तो एवरीबडी इज कन्विंस्ड कि 2 क्यों है, कि कोई शक्को शुबे की भी अभी है जगह? नो सर। व्हाट अबाउट द पॉइंट सर। लेडीज? अगर आप लोग कुछ बोलना नहीं चाह रहे तो लिखकर भी बता सकते हैं, दैट्स आल्सो फाइन। ठीक है, मैं चैट भी देख रहा हूँ। अच्छा जी, तो y इंटरसेप्ट इसका है 2, राइट। सो क्या मैं कह सकता हूं कि अब ग्रेडियंट जो है वो 4 है, y इंटरसेप्ट जो है वो 2 है, तो ओवरऑल इक्वेशन क्या बन गई, 4x+2। हाँ, फातिमा आपको कहां पर इशू आ रहा है वो मुझे बताओ, माइक आप खोल के बता दो, ज्यादा आसानी हो जाएगी। सर हमारे पास 2 कैसे आया है? सॉरी, हमारे पास 6 क्यों नहीं आया?
हमारे पास 2 कैसे आया, 6 क्यों नहीं आया? उसकी वजह ये है, वाई इंटरसेप्ट जो होता है ना, वो जगह होती है जहां पर आपकी जो लाइन है वो वाई एक्सिस को कट कर रही होती है। तो क्या ख्याल है, जरा देखकर बताओ, इसके इसके जो स्केल है उसको स्टडी करके बताओ, ये कहाँ पर कट कर रहा है? 2 से। इसलिए सी की वैल्यू 2 है। सही हो सही। गया। और ग्रेडियंट का पीछे वही वाला रूल है जो मैंने आप लोगों को भी बताया है, कि अगर मैं एक स्टेप टुवर्ड्स द राइट लूं तो मुझे कितने स्टेप्स ऊपर लेने पड़ते हैं इन ऑर्डर टू मीट द लाइन। तो अगर मैं एक स्टेप राइट पर लूं तो मुझे 4 यूनिट्स ऊपर जाना पड़ता है, लिहाजा ग्रेडियंट क्या आ गया, ग्रेडियंट भी 4 आ गया। अच्छा यार, यहाँ पर ना आप लोगों ने बहुत कॉशियस रहना है कि जो हर एक्सिस के ऊपर जो यूनिट्स है ना, वो आप उनको देख लो, कहीं ऐसा ना हो कि नीचे कोई और यूनिट्स हो और ऊपर कोई और यूनिट्स हो और आपने उसको 1 1 ही माना हो। ठीक है, उससे सवाल गलत हो जाएगा। तो ये जो है ना हमारी इक्वेशन है लाइन की। अब शायद आप लोगों को लग रहा हो कि ये काफी लंबा था और मुश्किल था, लेकिन विद प्रैक्टिस ये आप लोगों के लिए इतना सेकंड नेचर हो जाएगा, यू गाइस विल बी एबल टू डू इट वेरी क्विकली। ये कोई मसले वाली बात ही नहीं होगी आप लोगों के लिए। सही हो गया। अच्छा, Yes. तो ये हमने थोड़ी सी बात देख ली कि अगर एक लाइन हमारे पास गिवन हो, उसको हमने स्केच कैसे करना है, या अगर लाइन स्केच हुई हो तो उसकी इक्वेशन कैसे निकालनी, दोनों बातें आ गई ना। ठीक है। सर आई हैव अ क्वेश्चन। हम्म, गो अहेड। सर ये मैक्सिमम टाइम कितना चाहिए होगा इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए? इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए मेरा ख्याल है 3 4 मिनट्स, इससे ज्यादा नहीं। ओके। हाँ, और वैसे एक गुड रूल ऑफ थंब ये होता है कि जितने मार्क्स होते हैं ना, हम उतने ही मिनट्स लगाते हैं क्वेश्चन के ऊपर। तो मेरा ख्याल है कि इसके मार्क्स कितने हैं अभी देख लेते हैं। फॉर एवरी क्वेश्चन? जितने मार्क्स होते हैं ना उस क्वेश्चन के। हाँ, तो इस हाँ जी, क्वेश्चन हाँ के जी। 3 मार्क्स हैं। 3 मार्क्स हैं इस नहीं, क्वेश्चन। मेरे मेरे कहने का मतलब है जैसे स्टैटिस्टिक्स है, उसका भी हाँ उसके मार्किंग के साथ से। हाँ, स्टैटिस्टिक्स में थोड़ा सा मामला बदल जाता है, क्योंकि ना वहां पर थोड़े डिस्क्रिप्टिव होते हैं ना वो क्वेश्चंस, जी। तो उनको रीड करने में समझने में टाइम लग जाता है। वहां पर थोड़ा प्रिंसिपल अलग है, लेकिन ये तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बहुत सीधा सीधा चलिए हम हिसाब है। पेपर 1 के लिए समझ लेते हैं कि जितने मार्क्स हैं उतना टाइम हमें लेना है। नहीं, P2 के लिए भी ये ट्रू है, लेकिन मैं बस ये कह रहा हूँ कि स्टेटिस्टिक्स स्पेसिफिकली जो टॉपिक है उसमें चूंकि यस। डिस्क्रिप्शन भी होती है ना, तो आपको रीड करने में टाइम लगता है, तो वहां पर पॉसिबल नहीं है 1 मिनट में करना, बहुत मुश्किल है। पॉसिबल तो फिर भी है, लेकिन मुश्किल है थोड़ा। यस। अच्छा, तो गाइस क्या ख्याल है, आप इस इक्वेशन को देखकर मुझे इसका ग्रेडियंट बता सकते हैं? Yes, sir. क्या है? The gradient is 3. ठीक है, और वाई इंटरसेप्ट के बारे में क्या ख्याल है? 4. Wait, अच्छा, yeah. मुझे वो वाला पॉइंट बताएं जहां पर दिस लाइन पॉइंट वेयर दिस लाइन क्रॉसेस द वाई एक्सिस। कौन बताएगा वो पॉइंट कौन सा है जहां पर ये लाइन वाई एक्सिस को क्रॉस करती है? -4। ओके, सो -4 इज जस्ट वन पार्ट ऑफ इट, वो तो उसका वाई कोऑर्डिनेट हो गया ना। व्हाट अबाउट द एक्स कोऑर्डिनेट? 0। देयर यू गो। लॉजिकल बात ये है कि वाई एक्सिस के ऊपर जो है ना, एक्स जो है वो 0 होता है। इसी तरह एक्स एक्सिस के ऊपर वाई जो है वो 0 होता है। दैट्स अ वेरी फंडामेंटल थिंग दैट वी ऑल ऑफ अस नीड टू नो। ठीक हो गया। अच्छा, मेरा ख्याल है कि अब यहाँ तक बात काफी वाजे हो गई है, बस हम आखिरी चीज देखते हैं आज के लिए, फिर उसके बाद हम कल इसको कंटिन्यू करेंगे। तो आज हम देख लेते हैं कि हाउ टू फाइंड मिड पॉइंट ऑफ 2 पॉइंट्स। अच्छा सर, इसके लिए हमें जो मेजर पॉइंट्स है अलजबरा के वो यूज होंगे ना इसके अंदर? हम्म, बिल्कुल कोई और बिल्कुल। तो नहीं ना, जैसे ट्रिग्नोमेट्री में से तो कुछ नहीं ना रिलेट होएगा? नहीं, ओके। नहीं होगा। अच्छा जी, देखिए यार, ये 2 पॉइंट्स हैं। मैं इनको जनरली लगता हूँ, क्योंकि मेरा ख्याल है कि अब आप लोग इतने स्मार्ट हो गए हैं कि अब हम चीजों को जनरलाइज रखते हुए ही सॉल्व करें। ठीक है, तो ये y1 होना चाहिए था, और यहाँ पर x2 y2 आ गया। ठीक है,
अब मैं एक ऐसा पॉइंट चाह रहा हूं जो कि इन दोनों के एग्जैक्टली दरमियान में हो, जिसको मैं मिड पॉइंट कहता हूं। ठीक है, मिड पॉइंट क्या है? दो पॉइंट्स के एग्जैक्टली मिडल में। तो क्या ख्याल है, अगर हमने डिवीजन करनी हो तो हम एवरेज ले लेते हैं ना चीजों की? हम एवरेज यस लेते हैं ना यस चीजों सर। को इक्वली इक्वली डिवाइड करने के लिए। ठीक है, यानी मिसाल के तौर पर अगर 10,000 रुपए हैं जो कि 3 बच्चों में डिवाइड करने हैं, ठीक है, तो पेरेंट्स कहते हैं कि जी हमने इक्वालिटी से हर बच्चे को इक्वल इक्वल देना है, तो वो क्या कर लेंगे, वो डिवाइड कर देंगे इक्वली उन सब पर। तो यहाँ पर अब क्या होगा, यहाँ पर देखो एक्स कोऑर्डिनेट्स हैं, एक तो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, और फिर वाई कोऑर्डिनेट्स हैं जो कि वर्टिकल मूवमेंट को कंट्रोल कर रहे हैं। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि जो मिड पॉइंट होगा उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा, सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट, वो x1 प्लस x2 की एवरेज होगा, यानी x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2। यस सर। सही। इसी तरह जो y कोऑर्डिनेट होगा वो y1 प्लस y2 ओवर 2 होगा, उन दोनों की एवरेज हो जाएगा। यस सर। क्या ख्याल है, कौन कौन इस बात को समझा है? आई अंडरस्टैंड मैं सर। समझा सर, आई अंडरस्टैंड। सही हो गया, सही हो गया। तो अब हम ना एक इसकी एग्जांपल कर लेते हैं। हमारे पास एक पॉइंट है 0, -3, ठीक है, और एक पॉइंट है 6, -9। फाइन मिड पॉइंट। तो अगेन गाइस, इस पे कंफ्यूज नहीं होना, किसी एक को x1 y1 मान लो और किसी एक को x2 y2 मान लो। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, जो मिड पॉइंट m है उसका जो x कोऑर्डिनेट होगा, सबसे पहले उसको लिखते हैं, तो x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2। ओके, एंड देन y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। इवेंचुअली ये क्या हो गया, ये 6/2, 6/2 हो गया। तो आपका जो मिड पॉइंट है वो क्या आ रहा है, वो आ रहा है 3,3। सही है जी? यस सर। कोई दिक्कत, कोई मसला, कोई परेशानी? नहीं नहीं सर, कोई कोई दिक्कत नहीं है। कोई बहुत ही स्टूपिड सा, फनी लुकिंग, या कोई ऐसा क्वेश्चन जो कि आप लोग पूछने से झिझक रहे हैं मैथ्स के हवाले से स्पेसिफिकली, तो वो पूछ सकते हैं। द फ्लोर इज ओपन। यस सर, एक सवाल है मेरे पास। पूछो। सर 10,000 को 3 से डिवाइड करें तो क्या आंसर आएगा? 10,000 को 3 से डिवाइड करेंगे तो वो आएगा 3,3,3,3। ओके। सही हो गया। यस सर। ठीक है जी। तो आज आज वाला जो हमारा पार्ट था, इसमें हमने अच्छी बुनियाद रख दी है अपने अगले पार्ट के लिए। बस कल मेरा ख्याल है कि हम इसको कंक्लूड कर लेंगे और हम कल काफी क्वेश्चंस को देखेंगे। सर कल किस वक्त? कल सेम टाइम 2 PM कर लें, या कल नहीं मंडे है सर, ना? थोड़ा सा हाँ जी सर, स्कूल जाना होता है, थोड़ा सा शाम में कर ले। हाँ सर होगा सही। कितने बजे? जूम पे ही होगी सर? सॉरी जूम पे ही होगी क्लास यार, या अच्छा ऐसा है यूट्यूब? कि मैं ना अब कोशिश करूंगा, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं ना रहा पिछले 2 दिन। मैं कोशिश करूंगा कि मैं एक बार ना ड्राई टेस्टिंग, एक बार ट्रायल रन कर लूं यूट्यूब पे। अगर तो वो सक्सेसफुल हो जाता है तो फिर यूट्यूब पे कर लेंगे, वरना विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम जूम पर कर लेंगे। ओके। ओके सर। यस सर। ओके ठीक है। तो अच्छा, उसकी टाइमिंग, उसकी हाँ टाइमिंग टाइमिंग ना ग्रुप यार, में? मुझे मुझे फिर थोड़ा सा टाइम दो, मैं आप लोगों को ना ग्रुप में बता दूंगा। सही है। ओके सर। मगर सर हाँ। आते हैं 2:30 के बाद का ही टाइम रखना है। नहीं, आप लोग स्कूल गोइंग है ना, ठीक है, मुझे ये बात समझ में आ गई। हम कोई शाम की टाइमिंग रख लेंगे। ओके। यस सर। ओके सर। अच्छा जी, जहां तक आपका सवाल है, इंशाल्लाह जरूर होंगे हम क्लास में। हाँ सही है। ओके, तो जहां तक आपका सवाल है कि सर ये x1 x2/2 आया कैसे, ठीक है, तो बात ये है कि हमने मिड पॉइंट फाइंड करना था ना। शिनोबी, आपका एक्चुअल नेम क्या है? समझ लो। शिनोबी वर्ल्ड, आपका एक्चुअल नेम क्या है? सर उसने एक्चुअल नेम बताना होता तो ये नाम क्यों रखा होता? बहुत बहुत अच्छी बात की आपने, ये सही, आपने बड़ा अच्छा आर्गुमेंट दिया है। बहरहाल चलो हम इसको शिनोबी कह लेते हैं।
तो शिनोबी द थिंग इज कि हमने मिड पॉइंट फाइंड करना था 2 पॉइंट्स का, तो क्या ख्याल है अगर हमने मिड पॉइंट फाइंड करना हो तो बेसिकली हम कर ये रहे हैं कि हम उसके हॉरिजॉन्टल चीजों की भी एवरेज ले रहे हैं, ठीक है, और हम उसके वर्टिकल डिफरेंस की भी एवरेज ले रहे हैं, तो यहां पर कहीं पर यहां पर मिड पॉइंट आ जाएगा, इसलिए हमने उसके दोनों x कंपोनेंट्स को ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर दिया और y कंपोनेंट्स को ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर दिया, दैट्स व्हाई। तो ये समझ आ गई? सही हो गया गाइस, मेरा ख्याल है कि आज की मीटिंग को कंक्लूड करते हैं, ठीक हो यस गया। सर। जी सर। पहला मैं आप लोगों को Yes, sir. रिकॉर्डिंग भी भेज दूंगा और ये नोट्स भी भेज दूंगा, सही है, और ग्रुप में हम टाइम कल का तय कर लेंगे। तो आप ओके हो रिकॉर्डिंग गया यूट्यूब सर। पे भी पोस्ट कर सकते हैं। हाँ हाँ इंशाल्लाह करूंगा मैं, बिल्कुल करूंगा। सर इंस्टाग्राम पे आप रील्स भी कर सकते हैं। रील्स के तौर पर उनको कट करना पड़ेगा इसको। हाँ जी, ये मैं कह रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा कटिंग, ऐसे लोग अट्रैक्ट होते हैं, मैं भी वैसे ही आया था आपके पास।